हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इंटरव्यू स्किल्स की ये नई वीडियो सीरीज़ मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये बेसिकली 2 पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट जो है वो एक जनरल डिस्कशन होगा कि भाई अगर आप किसी इंटरव्यू को फेस करें तो किन बातों का ध्यान रखें, किस तरह से जवाब दें, क्या क्या मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस होते हैं। वो बात अलग है कि जिसने इंटरव्यू लेना है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि बाय एक्सपीरियंस आखिर इंटरव्यू स्किल्स पे इतनी किताबें हैं, इतनी वीडियोज़ हैं, उन सबको स्टडी करने के बाद हम एक तरह से ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए तैयार कर रहे हैं। और हमने बहुत लोगों से पूछा भी है जो इंटरव्यूज़ लेते रहे हैं, और ख़ुद मैंने भी अपनी लाइफ में कितना तो मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मतलब कुछ 100 से लेके 1000 के बीच में इंटरव्यूज़ लिए होंगे। तो अपने एक्सपीरियंस से हम आपके साथ शेयर करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को। कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड आंसर डिस्कस करें, यानी कि वीडियोस की लेंथ कोई बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी और आप अपने असाइनमेंट में उसकी डिटेल देख के समझ पाएंगे कि किस वीडियो में किस क्वेश्चन पे डिस्कशन किया गया है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार आप सारी ही वीडियो देख लें, लेकिन अगर आप एक आध वीडियो ड्रॉप भी करना चाहें तो असाइनमेंट देख के सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से इफ़ यू फील कि हाँ इट्स ओके मैं इस वीडियो को स्किप कर सकता हूँ तो एक आध वीडियो आप स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सारी ही वीडियो देखें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया, माई सेल्फ नीरज गुप्ता, मैं आप लोगों को इसमें हेल्प करूंगा। और इस वीडियो में हम एक पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आम तौर पर इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में बताइए। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हिंदी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अब ये आपको एक डिसीज़न लेना होगा। अगर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, कर चुके हैं पहले, टाइम एंड अगेन आप बात करते हैं, यू आर कंफर्टेबल, यू आर कॉन्फिडेंट, तो आप इंग्लिश में बात करें उनसे। नहीं तो बजाय इसके कि आप अपना जस्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश में आप गलत इंग्लिश बोल दें या आप अंदर से वो सेंटेंस मेकिंग ही ना कर पाएँ और एक सिंपल सी बात, आप कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ाई की हुई है, क्या कोर्स किया हुआ है, यही चीज़ें ना बता पाएँ ढंग से और अटक जाएं। क्योंकि आपके अटकने पर 1% जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये सोच सकता है कि आपको मालूम नहीं है, आप सोच रहे हो, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि आप लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। तो ये एक डिसीज़न आपको लेना होगा और बेटर ये रहेगा कि आप मुझसे डिस्कस कर लें। अगर आप ये कोर्स नेचुरली मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ कर रहे हैं, या आप अगर आपके पास कोई क्लासरूम में कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे डिस्कस कर लें। वैसे मॉक इंटरव्यूज़ में भी आपको ये सब चीज़ें गाइड की गई होंगी, बट फिर भी इस चीज़ के बारे में आप क्लैरिटी ले लें। फिर किन किन चीज़ों को आपको कवर करना चाहिए उनके ऊपर एक लाइट डिस्कशन में कर रहा हूँ। जैसे यू मस्ट स्टार्ट विद योर नेम, है ना। मैंने नेक्स्ट पेज पे एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे माई नेम इज़ अनीता गुप्ता, या suppose it is my name is Suresh Agarwal, कुछ भी, it can be something like that. And then after give that give some information about your native place, कहाँ के हैं आप बेसिकली। कई बार होता है कि हम लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली, जैसे अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं दिल्ली में ही बॉर्न हूँ, तो मैं बोलूँगा कि हाँ मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली। लेकिन हो सकता है कि आप किसी दूसरे शहर से हों, किसी और स्टेट से हों और किसी दूसरे शहर में आप रहकर पढ़ाई कर कर जॉब सर्च कर रहे हो। मे बी सपोज आप दिल्ली में ही रह रहे हो बट यू बिलोंग टू यूपी, यू बिलोंग टू हरियाणा और राजस्थान, पंजाब और एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। देन इन दैट सिचुएशन, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है, लाइक मैंने इसमें लिखा है आई बिलोंग टू यूपी बट एट प्रेजेंट आई लिव इन पीतमपुरा दिल्ली। तो कोई भी एम्प्लॉयर होता है, खासकर देखिए आप अगर किसी बहुत बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी का मतलब जिसमें सैलरी लैक्स ऑफ रुपीज़ पर मंथ में है, या फिर कंपनी के पास रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, तो फिर इतना मैटर नहीं करता कि आप कहाँ रहते हैं, बिकॉज दे नो कि इट्स अ रेजिडेंट जॉब, अल्टीमेटली यू विल स्विच, यू विल शिफ्ट टू देयर प्रीमाइसेस। बट अदरवाइज आज की तारीख में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर ये चीज़ जरूर देखता है स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय के लिए कि एम्प्लॉय जो है वो आसपास ही रहता हो, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं। अगर जैसे हम अपना एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में हैं हम, हमारा जो हेड ऑफिस है एनजीपीए का वो रोहिणी में है, तो हम भी जब किसी स्टाफ को अपॉइंट करते हैं तो अगर कोई हमारे पास से बदरपुर से आ जाए, है ना, या साकेत से हो, तो हम मोर और लेस उस एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं करते। हमें पता है कि 1 वे 1.5 से 2 घंटा लग ही जाएगा, चाहे मेट्रो से आएँ, चाहे अपनी कार से आएँ, बाइक से आएँ, कैसे भी आएँ। तो उसमें क्या होगा कि वो 3 घंटा अगर एम्प्लॉय आने जाने में लगा रहा है, अगर कोई बहुत सीनियर पोस्ट है तो इट मे बी कंसिडर्ड,
है ना। लेकिन अदरवाइज इन रूटीन फॉर अ स्मॉलर जॉब ऑफ से अराउंड 15,000 20,000 रुपीज़ पर मंथ हम सोचते हैं कि नियर बाय एम्प्लॉय हो, ताकि उसका कन्वेंस पर टाइम और खर्चा कम हो। तो कहीं ना कहीं आपको नेटिव प्लेस के बारे में भी और अभी आप फिलहाल कहाँ रह रहे हैं ये जवाब देना चाहिए। उसके बाद देन यू कैन थिंक अबाउट टेलिंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, है ना, उसको आप ब्रीफ में बता दीजिए। जैसे इसमें मैंने लिया आई हैव डन BCom एंड MBA इन फाइनेंस, जो भी आपने पढ़ाई की हुई है, मे बी यू आर अंडर ग्रेजुएट ओनली, तो इसमें कोई शाय वाली बात नहीं। आजकल बहुत सारे लोग 12th के बाद भी जॉब करना शुरू कर देते हैं, और ये शायद थोड़ा मैं ऐसा सोचता हूँ कुछ हद तक अच्छा भी है। स्कूलिंग आपने कर ली और सपोज आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए और आपको अभी किसी और बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, और से आपने हमारा ही कोर्स, मैं तो कहता हूँ अगर सपोज आपने हमारा 6 months का, हाफ ईयर का, 1 year का कोर्स किया अकाउंटिंग एंड ई-टैक्सेशन का, नाउ आफ्टर दैट सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, देन यू कैन पॉजिटिवली से दैट आई एम एन अंडर ग्रेजुएट। उसमें कोई बुराई नहीं है। व्हाटएवर आप बताइए अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, और आप आई एम डूइंग BCom, आई एम डूइंग BA, व्हाटएवर यू आर डूइंग, बी कॉन्फिडेंट। there is nothing which is going to embarrass you or which is going to irritate your prospective employer। ऐसा कुछ होता नहीं है, सब लोग समझते हैं, इट्स फाइन। उन्होंने भी सोच के ही आपको बुलाया होगा शॉर्टलिस्ट करके आपके एप्लीकेशन के बाद, तो you don't need to hesitate about it, you can tell the frankly I have done BA, I have done BCom or whatever you have done। देन अबाउट हॉबीज़, मैं ये हॉबीज़ वाले पॉइंट पर ना यही बोलूँगा कि अगर वो आपको और आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, सपोज दे से टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ, देन ओनली यू शुड गो फॉर हॉबीज़। ये हॉबीज़ वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब सपोज आप बोलते हो हॉबीज़ के अंदर कि भी टेलीविज़न वॉचिंग, suppose something like that, or suppose you talk about badminton, now you say that your hobby is to play badminton, and suppose your boss, prospective employer also have some knowledge about badminton, या वो कहेगा भाई आपको बैडमिंटन ही अगर अच्छा लगता है तो वो उसके बारे में किसी नेशनल इवेंट में कौन जीता, या कहीं पर भी उसके बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग उठा दी तो आपको ट्रबल कर सकती है, क्योंकि फिर ये ना जीके का एरिया ओपन कर देगा। जो भी चीज़ आपके मुंह से निकली उसी पर, और दुनिया इतनी बड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी हॉबीज़ ना बताएं, लेकिन हॉबीज़ बताने से पहले बहुत श्योर हों कि हाँ, मतलब आप उसके बारे में बता पाएंगे, उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग। कुछ लोग तो होते हैं ऐसे कॉपी मार के कुछ भी हॉबीज़ बोलते हैं। रीडिंग, अब बोलेंगे अच्छा रीडिंग की हैबिट है तो बताओ कौन सा नॉवल पढ़ा, कौन सी किताब पढ़ी, तो फिर आप तुक्का मारोगे और सामने वाला बंदा आप मान के चलिए जितनी आपकी एज है। बहुत सारे होते हैं ऐसे, मेरा एक्सपीरियंस है ये, बहुत सारे बच्चे यंग, मैं तो उनको बच्चे ही बोलूँगा अभी, मतलब सपोज 19 20 21 22 साल 24 साल के लोग हैं, बच्चे ही हैं अभी, और वो लोग इंटरव्यू में बैठ के सोचते हैं कि हम ब्लफ मारेंगे। सामने वाला बंदा 24 साल से इंटरव्यू ले रहा है, जब आप पैदा हो गए थे तब से वो मतलब बिजनेस कर रहा है, मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया उसको, तो वो समझ नहीं पाएगा कि आप हवा में मार रहे हो। तो इसलिए बड़ा केयरफुली अपनी हॉबीज़ को बोलना होता है। रीडिंग बोला तो फिर वो पता होना चाहिए क्या पढ़ते हो आप, एम ही तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। देन इफ़ यू कैन सम क्वालिटीज़ दैट मैच योर जॉब प्रोफाइल, कहीं ना कहीं कुछ आप बता सकते हैं कि हाँ लाइक आई हैव स्किल्स, आपने जो वैकेंसी निकाली है उसके हिसाब से। अगर आपको कोई जॉब एक्स है, जॉब एक्सपीरियंस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी में एक फ्रेशर को शायद ही कोई कंपनी रखना चाहती है, मोर और लेस चाहते तो सब यही है कि उनको एक्सपीरियंस एम्प्लॉय मिल जाए। फ्रेशर्स वही कंपनीज रखने के लिए एग्री होती हैं जो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा एम्प्लॉय, अदरवाइज तो हर कोई एक्सपीरियंस ही चाहता। तो सपोज यू हैव एक्सपीरियंस देन यू मस्ट टेल दैट, वो आपको अपने उसमें ज़रूर जो है कवर करना चाहिए। एंड अगेन फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड मैं ये नहीं कहना कि छुपाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर फैमिली बैकग्राउंड पर भी जाने का इतनी कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर वो पूछें तो बता सकते हैं येस माय फादर इज़ लाइक डूइंग जॉब इन बैंक, और योर मदर इज़ ए हाउस वाइफ, होम मेकर, वट एवर, लाइक अब मैं इसको इस पर ले लेता हूँ। सो अब जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल बनाया है कि आई हैव 2 year एक्सपीरियंस एट राम अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, जैसे मोस्टली अगर आप किसी CA फर्म में काम कर चुके हैं, और यू कैन सिंपली से आई एम अ फ्रेशर, उसमें भी कोई बुराई नहीं। आखिर और दुनिया में जितने भी लोग आज एम्प्लॉयड हैं वो कभी ना कभी तो फ्रेशर थे ही ना। देन आई लव प्लेइंग बैडमिंटन एंड रीडिंग बुक्स, कुछ भी इस तरह से आप जो है बता सकते हैं। और अपने बारे में जब कुछ क्वालिटीज़ के बारे में अगर बताना हो ब्रीफ में, अभी आगे चल के ये एक अलग से मैं क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करूँगा कि अपनी क्वालिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं लाइक आई एम डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, इंक्विजिटिव, क्यूरियस एंड ऑप्टिमिस्टिक। अब यहाँ पर भी जो वर्ड्स सेलेक्ट किए गए इनके पीछे लॉजिक है जो मैंने ये लिखा है। माई आइडिया इज़ कि अगर आप सिंपल इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं ताकि आप गड़बड़ाएं ना, तो आप हार्ड वर्किंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ टिपिकल इंग्लिश के वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हैं, सपोज यू हैव एन इंटेंशन टू शो दैट यू नो रीजनेबल इंग्लिश,
तो फिर आप इस तरह की टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी अगर यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए गुड इंप्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, लाइक आई एम डिलिजेंट, आई एम इंक्विजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, है ना। अदरवाइज आप सिंपल वर्ड्स से भी इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर जहाँ तक फैमिली बैकग्राउंड का जहाँ तक सवाल है, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है सो दैट यू अंडरस्टैंड इज कि एज फार एज माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, आई हेल फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली, माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, मदर इज़ अ होम मेकर, है ना। हाउस वाइफ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट होम मेकर इज़ डेफिनेटली ए बेटर वर्ड। देन आई हैव 2 सिबलिंग्स, हो सकता है आजकल ज़्यादातर लोग भाई बहन 2 ही होते हैं, तो यू कैन से आई हैव 1 सिबलिंग। माई एल्डर ब्रदर इज़ वर्किंग एज एन इंजीनियर, अगर कोई फर्म का नाम याद है, लाइक इंजीनियर विद ABCD ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर, एंड माय यंगर सिस्टर इज स्टडीइंग इन 12th क्लास और व्हाटएवर। नाउ अब ये चीज़ें तो है ना, मोर और लेस आपको अपनी फैमिली के बारे में क्लियर होनी चाहिए, वेयर योर फादर इज़ वर्किंग, वेयर योर मदर इज़ वर्किंग, वेयर योर ब्रदर और सिस्टर इज़ वर्किंग और स्टडीइंग, एटलीस्ट दीज थिंग्स शुड कम लाइक ए फ्लो। ये चीज़ें आपके एकदम फ्लो से जो है वो निकलनी चाहिए, ये ना हो कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों का जवाब देने में भी जो है वो अटक जाएँ, है ना। सो मैंने आपका एक तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश की है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जैसे मैंने कहा छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, और वीडियो से पढ़ने में ये एडवांटेज है कि आपको जो मेरी नॉलेज है वो एक नहीं 100 बार अवेलेबल है। आप इस वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस को किसी भी एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू वाले दिन या सिलेक्टिव वीडियोस को आप देख सकते हैं, तो टेक द एडवांटेज। थैंक यू सो मच।